बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत होंगे और कोई डिस्कशन अगर है प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम अगले टॉपिक पे जाने लगे। नो क्वेश्चन जी। जी हमारी डिस्कशन चैप्टर नंबर 10 पे चल रही है और चैप्टर नंबर 10 के अंदर टिल एज ऑफ नाउ वी हैव डिस्कस्ड ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। इस पे जाने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग। तो जब हम अकाउंटिंग में जाते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर IAS 37 है जो डील करता है प्रोविजन और कंटीजेंसीज को। इसके अंदर फिर तीन बातें आती हैं, या कंटीजेंसी है या प्रोविजन होगी, ये दो बातें होती हैं। अब कंटीजेंसी के अंदर या 30 नंबर पे आता है जी कंटेंजेंट एसेट। अब देखा जाए तो मेन प्रोविजन में और कंटीजेंसी में फर्क क्या होता है। कंटीजेंसी के अंदर क्या एस्टिमेट लायबल हो सकता है इसका। अब एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी है, कंपनी के मुख्तलिफ केसेस चाह रहे होते हैं। अब केसेस किस किस्म के होते हैं, कोई आपको लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लाइंसेस हो सकती हैं, फाइन एंड पेनल्टीज हो सकती हैं, आपके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट कंप्लाइंसेस अदर टाइप की आ सकती हैं, तो आपने उनको फॉलो करना होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो देयर आर सर्टेन इश्यूज विच आर इन फॉर्म ऑफ लीगल एक्शंस अगेंस्ट द कंपनी, और उससे रिलेटेड अभी आपको देखना पड़ता है कि क्या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस बुक होनी चाहिए थी या कंटीजेंसी डिस्क्लोज होनी चाहिए थी वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हुई हैं या नहीं हुई। अगर कंटीजेंसी होगी तो देयर इज नो एंट्री इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस केस प्रोविजन केस में यस अकाउंटेड फॉर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंटेंजेंट एसेट अगर होगा तो इसमें कहता है कि ओनली रिकॉर्ड इफ वर्चुअली सर्टेन। ये कुछ बातें हैं जो अभी आपको पता होनी चाहिए। कंटीजेंसी और प्रोविजन में फर्क क्या होता है। कंटीजेंसी होती है आपकी अनसर्टेन टाइमिंग, अनसर्टेन अमाउंट की, और जिसका कोई रिलायबल एस्टिमेट ना हो सके, तो वो आपकी क्या अमाउंट बन जाती है, वो कंटीजेंसी बन जाती है। प्रोविजन क्या होती है, इसकी एस्टिमेट रिलायबली मेजरेबल होता है, टाइमिंग सिर्फ अनसर्टेन होती है, टाइमिंग की वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लायबिलिटी एंड प्रोविजन। टाइमिंग इसमें कंफर्म होती है, लायबिलिटी में हमें टाइमिंग भी पता होती है कब हमने पे करना है, प्रोविजन के केस में हमें टाइमिंग नहीं पता होता है हमने कब उसको पे करना होती है। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो कंटीजेंसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई एंट्री नहीं होती। क्या किया जाता है जी, डिस्क्लोज किया जाता है इफ मटेरियल। और प्रोविजन की जो है वो कंटीजेंसी भी, मतलब प्रोविजन की अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बुक भी होगी और क्या होगी, डिस्क्लोज भी होगी। डिस्क्लोज प्लस एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री भी होगी और डिस्क्लोज भी होगी। अब ये वर्चुअली सर्टेन होगा तो फिर क्या होगा, रिकॉर्ड। अगर वर्चुअली सर्टेन है यस या नो। अगर यस है तो क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अगर नो है तो क्या कर दें, डिस्क्लोज कर दें। ठीक है जी। तो ये आपकी अकाउंटिंग IAS 37 के अंदर ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दिया, मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। आई होप कि आपने ये पढ़ा होगा और आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होगी। है अंडरस्टैंडिंग इसकी? R2 पढ़ लिया आप लोगों ने? तो मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा इनको। क्या चीज? इसी टॉपिक के हो गए हैं, किसी का कोई मसला तो नहीं है इनमें? कहते तो काउंटिंग में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। जुनेद बताओ, नहीं पढ़े अभी? चलो मैं फिर तो एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, एक आपके एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं। जो एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
कब रिकॉर्ड होते हैं? जब उनका कोई इवेंट अकर हो जाए। तो डेफिनेशन क्या होती है? एसेट की क्या डेफिनेशन है? एसेट इज ए रिसोर्स हेल्ड बाय द एंटिटी एज रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट ऑफ विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड अदर देन दोज दैट आर कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। अब एसेट क्या है? रिसोर्स है, और वो रिसोर्स किस वजह से रिकॉर्ड हुआ? अपने पास्ट इवेंट की वजह से रिकॉर्ड हुआ। पास्ट इवेंट क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेल की तो सेल पास्ट इवेंट है। मैंने आपको पैसे दे दिए, पैसे देना पास्ट इवेंट है। यानी कि अगर मैं आप आज के दिन के ऊपर ये कह दूं कि ये चीज आपकी हुई, आप सेल होगी मेरी तरफ से, तो जैसे ही मेरी ट्रांजेक्शन इनकर हुई है वो पास्ट इवेंट हो गया। ठीक है जी। अब उसकी क्या होती है? उसकी तो एंट्रीज बुक्स के अंदर हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनके बारे में अभी हमें कंफर्म नहीं होता कि हमें वो मिलने हैं या नहीं मिलने। उनको क्या कहा जाता है? कंटिजेंट एसेट कहा जाता है। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है? दैट इज डिपेंडिंग ऑन सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट which will occur or not occur and then the resultant effect will be on the financial statement. For example, हमने क्वेश्चन किया था, याद होगा आपको, रिस्क असेसमेंट का। उसमें क्या था कि फॉर एग्जांपल आप सप्लायर हैं कंपनी के, आपने मुझे इक्विपमेंट दिए, मैंने उन इक्विपमेंट की बेस के ऊपर एक गाड़ी बनाई और मैंने गाड़ी सेल कर दी। अब क्या हुआ? मुझे पता चला कि गाड़ी जो इक्विपमेंट आपने दिए थे उनके अंदर कोई खराबी थी। उस खराबी की वजह से क्या हुआ? मेरी प्रोडक्ट जो होगी मार्केट के अंदर उसके एक्सीडेंट हो गए, ब्रेकें फेल हो गई। एक्सीडेंट तो लोगों ने क्लेम किससे किया? मेरे से किया। लोग उधर तो नहीं गए। अब जब आप लोगों ने मेरे से क्लेम किया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोडक्ट किसकी है? मेरी है। नजर किसकी प्रोडक्ट आ रही है? मेरी आ रही है। ब्रांड किसका नजर आ रहा है? मेरा नजर आ रहा है। तो मैंने आपको एक पेमेंट करनी है पेमेंट, या मैं आपको एक पेमेंट नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इवेंट कैसे बना? सप्लायर ने इक्विपमेंट दिया कंपनी ए को, कंपनी ए ने वो सेल कर दिए मार्केट में। जैसे सेल किया पता चला कि ब्रेक क्या हो गया? उसकी फेल हो गई है। और क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो गए। जैसे एक्सीडेंट हुए तो कौन कौन एक्टिवेट हो गया? आपके जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो एक्टिवेट हो गई कि भाई आपने ये क्या किया है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करें। रेगुलेटरी बॉडीज ने मुझे क्या लगा दिया? फाइन। फिर क्या हुआ? ये लोग कोर्ट में चले गए। कोर्ट में क्या शुरू हो गया? केस। अब केस क्या था? कि हमें कंपनसेशन दी जाए। तीसरे नंबर पे क्या हुआ? इससे रिलेटेड ये हुआ कि रिफंड देना पड़ गया। रिफंड लायबिलिटी हमें रिकॉर्ड करनी पड़ी। रिफंड लायबिलिटी क्या है? जाहिर बात है, वो जब गाड़ियां मेरी वापस लो कर गए तो मुझे उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ? मुझे कुछ कंपनसेशन भी देनी पड़ गई। ये सारे मामला क्या हुए? इस एक्सीडेंट की वजह से हुए। अब जब मेरे ऊपर केस हुआ तो मैंने क्या कहा कि ठीक है, ये मैं फॉर एग्जांपल यहां मैंने 100 मिलियन पे कर दिया, तो मैंने 100 मिलियन पे किया तो मैंने एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब मैंने क्या किया? मैंने ये एंट्री पास नहीं की। मैंने कहा जी रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब मैंने क्या किया? मैंने एक अमाउंट सप्लायर से क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। क्या मैं इस सप्लायर से अमाउंट रिकॉर्ड कर सकता हूं? भाई मैंने कंपनसेशन किसको दी है? मार्केट में कस्टमर को दी है। क्या मैंने कंपनसेशन सप्लायर को दी है? आंसर इज नो। तो भाई अगर मैंने सप्लायर को पैसे दिए ही नहीं है, मैंने मार्केट में दिए, तो मैं उससे कैसे बुक कर सकता हूं? मैंने क्या स्टांस लिया कि भाई क्योंकि मुझे फॉल्टी ब्रेक का सिस्टम दिया था सप्लायर ने, इसलिए सप्लायर भी इक्वली इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो मैं इससे बुक कर लूंगा। तो भाई ये कंटेंजेंट एसेट है। क्या ये कंफर्म हो गया कि उसने गलत ब्रेकें दी थी? क्या कोर्ट ऑफ लॉ ने मुझे कहा है कि ये आपको कंपनसेशन पे करेगा? क्या मेरे पास कोई लीगल राइट है उसके बारे में? आंसर इज नो।
आज के दिन के ऊपर मेरे पास कोई लीगल राइट नहीं है, इस टाइम पे मेरे पास कोई लॉ का कोई रेफरेंस नहीं है, कोई लीगल मैटर नहीं है, ना मेरी उसके कोई एग्रीमेंट के अंदर कोई इस बात के बारे में कोई लिखा हुआ था। तो भाई इट्स मीन कि ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की है रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर, दिस इज कंटेंजेंट एसेट, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। क्यों नहीं रिकॉर्डेड? क्योंकि एट दैट टाइम इट इज नॉट वर्चुअली सर्टेन कि हमें ये मिलना है या नहीं मिलना। तो दिस इज द कंटेंजेंट एसेट, दिस इज कंटेंजेंट एसेट। अब आगे चले, जब कोर्ट में आपका केस चला तो अब यहां पे दो सवाल आए कि भाई इस केस के अगेंस्ट, अगर जारी बात है मेरे खिलाफ अगर केस चला है, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये केस मेरे अगेंस्ट हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? यही सवाल आता है ना कि कोर्ट में जो मेरे खिलाफ केस चल रहा है, इस कंपनी ए के खिलाफ जो केस चल रहा है, अगर ये कोर्ट में मेरे खिलाफ डिसाइड होता है तो क्या होगा? वो कहते हैं अगर कंपनी के खिलाफ डिसाइड होता है तो यहां पे आपको 200 मिलियन की जो है वो फर्दर पेनल्टीज लग सकती हैं, प्लस आपका बिजनेस क्लोज हो सकता है। ये दो मैटर आपके किसके साथ लिंक्ड है? इस एक लीगल केस के साथ लिंक्ड है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि भाई ये जो मेरा लीगल केस है, ये लीगल केस के अगेंस्ट मैं क्या प्रोविजन बुक करूं या इसको मैं कंटीजेंसी के तौर पे डिस्क्लोज करूं? यही दो सवाल आते हैं ना। देखें, इस कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, इस केस के अगेंस्ट मुझे प्रोविजन बुक करनी चाहिए। प्रोविजन बुक करने का मतलब क्या है? क्या करना, मतलब इसका मतलब क्या होता है? प्रोविजन और कंटीजेंसी में फर्क क्या होता है? प्रोविजन सर्टेन अमाउंट होती है अनसर्टेन टाइमिंग के साथ, कंटीजेंसी क्या होती है? अनसर्टेन अमाउंट अनसर्टेन टाइमिंग। अगर कंटीजेंसी होगी तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगी? नहीं। क्या किया जाएगा इसके बारे में? डिस्क्लोज किया जाएगा। और अगर प्रोविजन होगी तो क्या किया जाएगा? उसको आप अपने पास रिकॉर्ड भी करेंगे, डिस्क्लोज भी करेंगे। अब जब कोर्ट ऑफ लॉ में केस गया तो दो ऑप्शन है कि भाई इसके अगेंस्ट प्रोविजन बुक करनी चाहिए या कंटीजेंसी रिकॉर्ड करनी चाहिए। अब यहां पे मामला किस पे चला गया है? मामला चला गया एक्सपर्टीज की बेस के ऊपर। एक्सपर्टीज क्या है कि भाई हमें लॉ लीगल एडवाइजर बताएगा कि भाई इतनी अमाउंट का आपको फाइन हो सकता है, तो अमाउंट क्या हो जाएगी? सर्टेन। अगर वो कहता है कि आई कैन नॉट कॉमेंट अबाउट द अमाउंट एंड आई ऑल्सो कैन नॉट कॉमेंट अबाउट द क्या कहते हैं जो टाइमिंग, तो देन दिस इज when this is the contingency, then it has to be disclosed in the financial statement, and when this is the provision, the same has to be recorded in the financial statement as accounting entry of expense and related provision. So this is the basically total discussion, brief total discussion of आज 37 कि हमारे साथों के साथ से लिंक होके आते हैं। अब आते हैं ऑडिट के पर्सपेक्टिव तक। पहले बताएं, यहां तक समझ आ गई बात आपको? कंटेंजेंट एसेट कब रिकॉर्ड होता है? जब क्या हो जाए? सिर्फ सर्टेन हो जाए। हाँ जी, कंटेंजेंट एसेट कब रिकॉर्ड होता है? व्हाट इज मेंट बाय वर्चुअली सर्टेन? मोर देन 95% सक्सेस के चांस हो, मोर देन 95% सक्सेस के चांस हो, यानी कि अगेंस्ट होने के रिमोट चांसेस हैं। अब इस केस में ये सारी अकाउंटिंग रिस्क। अब आते हैं सवाल अकाउंटिंग ऑडिट के अंदर, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? अब इस पूरी सिचुएशन में ऑडिट का क्या रिस्क है? मिटा दूं? जल्दी बना लो, स्पीड बनानी है तो जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो। जब हम प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी की बात करते हैं तो इसमें रिस्क क्या होता है? नंबर 1 रिस्क, ऑल केसेस आर नॉट आइडेंटिफाइड। कंपनी के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सारे केसेस आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगे। जाहिर बात है, अगर एक कंपनी के ऊपर 20 केस जा रहे हैं एंड वी हैव ओनली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द 2 or 3 केसेस,
So there is a risk that there are 18 other cases in which case there is the chance of provision or contingency, but the same are not disclosed to us. यही रिस्क है ना कि हमारे पास 20 केसेस हैं, 20 में से 3 से 4 केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है और बाकी 15-16 केसेस के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. सो वी रिमेन अनेबल टू कंक्लूड कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसकी प्रीमियम बुक होनी चाहिए थी, वो प्रीमियम बुक हुई या नहीं हुई. एंड वी रिमेन अनडिसाइडेड कि जो कंटीजेंसीज डिस्क्लोज होनी चाहिए थी वो बुक्स में डिस्क्लोज हुई या नहीं हुई, बिकॉज वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केसेस. हमारे पास केसेस के डिस्क्लोजर के बारे में इश्यूज हैं. अब प्रॉब्लम आती है कि हमें क्यों नहीं पता चलेगा. जाहिर बात है, अगर आप सारे मैनेजमेंट हैं और मैं ऑडिटर हूं, मैं आपसे आके सवाल करता हूं कंपनी के खिलाफ कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, तो आपके ज़हन में फौरन सवाल क्या आएगा कि भाई ये फॉर ऑडिटर है, अगर मैंने इसको केस के बारे में बता दिया तो इसने फौरी तौर पे इस पर एक्टिवेट हो जाना है और इसने कहना है कि इसकी प्रीमियम बुक करो. जब मैं प्रीमियम बुक करूंगा तो कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम. या वो कहेगा डिस्क्लोज करो, जब डिस्क्लोज करेगा तो मेरे खिलाफ एक क्या आएगी, रिप्यूट के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना. मार्केट के अंदर जब फाइनेंशियल जाएंगे उसमें आएगा कंपनी के खिलाफ केस चल रहा है और उस केस में ये मामलात कंपनी ने किए तो कंपनी के रिप्यूट पे क्वेश्चन आ जाएगा. तो कंपनी की कोशिश क्या होगी कि यार मैं ऑडिटर को केस के बारे में इंफॉर्मेशन ही ना दूं. सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि ऑल केसेस आर नॉट आइडेंटिफाइड. फिर क्या आता है दूसरे नंबर के ऊपर, इफ provision is required or disclosure need to be added. अगर प्रोविजन रिक्वायर्ड थी रिकॉर्ड करने के लिए या डिस्क्लोज करने की जरूरत थी एंड द सेम इज नॉट recorded appropriately, और वो सेम आपको प्रॉपर्ली बुक्स में रिकॉर्ड उसके बारे में नहीं किया गया. यही देखें, अगर लॉजिकल चीजों को सोचेंगे तो दिस इज इजी, कोई मुश्किल नहीं है. यही रिस्क है ना कि केस नहीं पता चलेगा. जब केसों का नहीं पता चलेगा तो प्रीमियम बुक होनी चाहिए थी, उसके बारे में भी नहीं पता चलेगा. कंटीजेंसी डिस्क्लोज होनी चाहिए थी, उसके बारे में भी आपको नहीं पता चलेगा. बात समझ आ गई आपको. अब ये दो मेन इश्यूज आपके होते हैं. इन दोनों इश्यूज के लिए आप सबसे पहले करते क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई लीगल केसेस कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है. अब लीगल केसेस की कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर की जाएगी, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ लीगल केसेस. लीगल केसेस की कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर की जाएगी. अब बड़ा आपने गौर से सुनना है. देखें, नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑब्लिक ऑडिट कमेटी ऑब्लिक शेयर होल्डर्स, इनके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं उसके अंदर क्या होती है, आपकी कई लीगल केसेस के बारे में डिस्कशन मौजूद होती है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेजर इवेंट हुआ हो तो उसके ऊपर बोर्ड की मीटिंग भी कॉल होती है, एजेंडा आइटम के तौर पर एजेंडा भी डिस्कस होते हैं, उसमें बातें भी डिस्कस होती हैं, उसमें सारा कुछ इन्वॉल्व होता है. तो वहाँ से आपके पास एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आ सकती है कि भाई कंपनी के कौन कौन से केसेस हैं या कंपनी के खिलाफ कौन कौन से केसेस हैं जो भी हमें जिनके बारे में हमें नहीं पता. तो मिनट्स ऑफ मीटिंग के थ्रू हम पढ़ के कर सकते हैं. दूसरे नंबर के ऊपर इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट कर सकते हैं. नंबर 3 के ऊपर रिव्यू ऑफ लीगल रजिस्टर कर सकते हैं. लीगल रजिस्टर क्या होता है कि अगर हर कंपनी के अंदर अपना एक इंटरनल लीगल रजिस्टर मेंटेन किया होता है, उसके अंदर डिटेल ऑफ केसेस आ रही होती है. फिर नंबर 4 के ऊपर आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर के केसेस वर्सेस करंट ईयर केसेस. लास्ट ईयर के कौन से, ओपन केसेस, और करंट ईयर कौन से, ओपन केसेस. अब फॉर एग्जांपल पिछले साल मेरे टोटल केस है 20, इस साल मेरे टोटल केस हो गए 10, तो इसके दरमियान एक मूवमेंट है. वो मूवमेंट क्या है, इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ नए केसेस आए हों 5, और हो सकता है कोई इसमें केसेस रिजॉल्व हो गए हों. तो क्या हुआ कि 20 में से 5 ऐड किया, 25, 15 माइनस किया 10, यानी कि 5 नए न्यू केसेस हैं और 15 रिजॉल्व है.
अब आपके दिन में क्या सवाल आएगा कि जो 15 रिजॉल्व हैं इनके बारे में मैं क्या दें, कोर्ट ऑर्डर की कॉपीज दे दे। समझ आ रही है ना बात की या नहीं आ रही? देखें लॉजिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लॉजिकल है ना चीजें, मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सही आ रहा है समझ? किसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सही समझ आ रहा है? पक्की बात है, चलो ठीक हो गई। तो 20 केसेस लास्ट ईयर थे, 5 नए केसेस आए, 15 केस रिजॉल्व हो गए, 10 क्लोजिंग के ऊपर पड़े हैं। अब जो 5 नए हैं इनके ऊपर हम क्या ले लेंगे, इनके ऊपर जो पिटीशन फाइल हुई है वो ले लेंगे। ये तो आपको पता होगा ना, वर्ड्स बोल रहा हूं, पिटीशन फाइल करना, ये कोर्ट ऑर्डर कॉपीज ले लेना, ठीक है। अब पीछे रह गए 10 क्लोजिंग केसेस। अब हमने ये इंश्योर करना है कि 10 ही हैं या इससे ज्यादा हैं। अब फर्दर क्या करेंगे? फर्दर करने के लिए 5वें नंबर के ऊपर ऑब्टेन जीएल ऑफ लीगल एक्सपेंस। आप क्या करें, लीगल एक्सपेंस का जीएल ऑब्टेन कर लें। लीगल एक्सपेंस का जीएल ऑब्टेन करना क्यों जरूरी है? देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लीगल एडवाइजर्स हैं जो मैंने लिस्ट के अंदर आपको डिस्क्लोज किया। आप ऑडिटर हैं, आपने मेरे से कहा कि आपकी कंपनी के लीगल एडवाइजर कौन कौन से, मैंने कहा ये 5 लीगल एडवाइजर हैं, इनसे आप कंफर्मेशन भेजकर पूछ लें कि कौन कौन से केसेस हैं। अब आपके दिन में क्या रिस्क है? हो सकता है कि ये 5 ना हो 10 हो, ये रिस्क है ना। देखो 5 लीगल एडवाइजर किसने डिस्क्लोज किए? मैंने डिस्क्लोज किए, कंपनी ने। और रिस्क क्या है? 5 के 10 भी हो सकते हैं। अब इस रिस्क को कैसे आप पकड़ेंगे? आपने क्या किया, आपने जीएल लिया लीगल एक्सपेंस का। आपने कौन सा जीएल लिया? लीगल एक्सपेंस का जीएल लिया। इसके अंदर जितने भी एक्सपेंस बुक हुए हैं उसकी आपने 100% क्या की, 100% वेरिफिकेशन कर ली। 100% आपने क्या की, वेरिफिकेशन कर ली। अब आप क्या करेंगे, आप जब वेरिफिकेशन कर रहे होंगे तो कंपेयर करेंगे किसको, लीगल केसेस एज पर रजिस्टर वर्सेस पेमेंट मेड फॉर केसेस। फॉर एग्जांपल आपने जब लीगल रजिस्टर को रिव्यू कर रहे थे तो पता चला कि उसके अंदर आपने एक फाइन बुक किया हुआ है और उस फाइन से रिलेटेड आपने एंट्री की हुई है। फाइन क्या की एंट्री हुई है? फाइन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। और आपको पता चला कि ये फाइन किसी ऐसे प्रोडक्ट, हमारी एक प्रोडक्ट थी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की वजह से रेगुलेटरी फाइन हमारे ऊपर लगा है। अब ये केस हमें नहीं पता, ये केस मैनेजमेंट ने कहीं पे डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन जब मैंने जीएल एक्सपेंस का रिव्यू किया तो वहां पे एक ऐसा एक्सपेंस मौजूद था जिसकी वजह से मुझे वो केस पता चल गया जो केस मुझे मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था। समझा की बात? इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा हो सकता है कि कुछ पेमेंट्स हो लीगल एडवाइजर को, पेमेंट्स टू डिफरेंट लीगल एडवाइजर। अब आपने क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ लीगल एडवाइजर मैनेजमेंट ने आपको दी हुई है, दी है ना मैनेजमेंट ने बना के, ये 5 लीगल एडवाइजर हैं। अब आप देखें कि उन 5 के अलावा और कौन से ऐसे लीगल एडवाइजर हैं जिनको पेमेंट हुई हुई है। जस्ट आइडेंटिफाई दोज लीगल एडवाइजर्स। अब वो जो लीगल एडवाइजर्स होंगे वो क्या होंगे? वो लीगल एडवाइजर्स हैं जो मैनेजमेंट ने आपको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ। अब क्या करेंगे, आप उनको भी क्या करेंगे, कंफर्मेशन भेजेंगे। इनके 5 वो लीगल एडवाइजर जो आपको मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किए, प्लस लीगल एक्सपेंस के जब जीएल आप रिव्यू कर रहे थे तो वहां पे आपने 3 ऐसे और लीगल एडवाइजर आइडेंटिफाई किए जो मैनेजमेंट ने आपको डिस्क्लोज नहीं किए हुए थे। अब टोटल लीगल एडवाइजर कितने हो गए? 8। पहले कितने थे? 5। अब जो 3 नए लीगल एडवाइजर हैं हो सकता है वो उन केसेस को देख रहे हो जो केसेस मैनेजमेंट ने आपको डिस्क्लोज ना किए हो, तो वहां से क्या आप इंश्योर कर लेंगे, इसकी कंप्लीटनेस इंश्योर कर लेंगे। समझा गई बात की? आप पेपर में अगर 5-6 नंबर का 7 नंबर का सवाल आ जाए कि अगर कोई लीगल केसेस मैनेजमेंट ने हमें डिस्क्लोज नहीं किए हुए तो हम उसकी कंप्लीटनेस को कैसे इंश्योर करेंगे, तो आप ये सारे प्रोसीजर्स वहां पे जाके लिख सकते हैं। समझा गई बात? अब क्या हुआ, अब इसके बाद हमने भेजी कंफर्मेशन, यानी यहां पे हमने क्या किया, हमने फिर फाइनल हमने की लिस्ट ऑफ लीगल केसेस एंड एडवाइजर। हमने लिस्ट ऑफ लीगल केसेस और एडवाइजर को क्या कर लिया यहां पे फाइनल। अब क्या करेंगे, एक आपके पास है लिस्ट ऑफ लीगल केसेस
और एक आपके पास है लिस्ट ऑफ लीगल एडवाइजर। अब जो लिस्ट ऑफ लीगल एडवाइजर को क्या भेजें आप? कंफर्मेशन भेजें। और उस कंफर्मेशन में आप क्या बोलें उनको? नेचर ऑफ केसेस अगेंस्ट कंपनी, डेट ऑफ इनिशिएशन, उनकी डेट ऑफ इनिशिएशन क्या, कब वो केस स्टार्ट हुए। फिर उसके बाद ये मार्कर काम नहीं कर रहा है इसको। नेचर ऑफ केसेस अगेंस्ट द कंपनी, डेट ऑफ इनिशिएशन, करंट स्टेटस, मतलब आज के दिन पे उसका स्टेटस क्या है, मतलब क्या वो किस कोर्ट में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल के हाई कोर्ट के अंदर केस पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पड़ा हुआ है, या लोअर कोर्ट के अंदर कोई केस पड़ा हुआ है। एक्सपेक्टेड आउटकम, आप ये भी बताएं एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है। एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा? अगेंस्ट या फेवर। अगर अगेंस्ट हो सकता है तो टाइमिंग और अमाउंट, अगर फेवर में हो सकता है तो इसकी अमाउंट और चांसेस। ठीक है जी। अब जब उसने मुझे एक्सपेक्टेड आउटकम बताने हैं, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 2 मंथ्स में आपको 100 मिलियन पे करना पड़ सकता है, 2 मंथ्स में आपको 100 मिलियन पे करना पड़ सकता है, तो क्या करेंगे इसके ऊपर? ये प्रोविजन है या कंटीजेंसी है? प्रोविजन है, वेरी गुड। अगर कह सकता है, अगर वो कहता है कि 2 मंथ में केस डिसाइड हो जाएगा लेकिन मैं अमाउंट सर्टेन इसको बात नहीं कर सकता कितनी अमाउंट होगी, आप क्या करें इसको? अब ये कंटीजेंसी है, अब क्या करेंगे इसको? डिस्क्लोज। इसी तरह से अगर फेवर में हो सकता है तो अमाउंट है फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन की और चांसेस हैं 95%, तो आप क्या करें इसको? वर्चुअली सर्टेन है, इसको रिकॉर्ड कर लें। और कहता है कि मैं चांसेस के बारे में प्रोबेबल है, फिर प्रोबेबल है, फिर देखें 3 बातें होती हैं, एक होती है वर्चुअली सर्टेन, एक होता है प्रोबेबल और एक होता है पॉसिबल। अब अगर वर्चुअली सर्टेन हो तो क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड, चाहे वो अगेंस्ट हो या फेवर में हो। अगर प्रोबेबल हो तो प्रोबेबल के केस में यहां तो रिकॉर्डिंग नहीं होती, यहां पे क्या होता है? उस केस में डिस्क्लोज हो सकता है। प्रोबेबल के केस में, इसके केस में क्या होगी? इस केस में प्रोविजन होगी। जो प्रोबेबल होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोविजंस होती हैं। पॉसिबल क्या होती हैं? कंटीजेंसीज। अगर ऑब्लिगेशन 3 तरह की होती है, वर्चुअल सर्टेन ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन और पॉसिबल, 3 आपकी होती हैं जी। एक होते हैं जी वर्चुअली सर्टेन, प्रोबेबल और पॉसिबल। वर्चुअली सर्टेन होता है ग्रेटर देन 95%, प्रोबेबल होता है ग्रेटर देन 50% और पॉसिबल होता है लेस देन 50%। अगर किसी केस के आउटकम 50%, हमारा 50% से ज्यादा हमारे खिलाफ होने के चांस है तो प्रोबेबल है। प्रोबेबल केस में क्या होती है? आपकी प्रोविजन। पॉसिबल केस में क्या होती है? कंटीजेंसी। वर्चुअल सर्टेन केस क्या होती है? आपकी रिकॉर्डिंग। अब प्रोविजन इन 2 केसेस में आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, इस केस में आप डिस्क्लोज कर देते हैं। अब मेरा ख्याल और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सही है जी, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अब आपने क्या किया? कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन के रिस्पॉन्सेज को आपने रिव्यू करना है, उसके बेस पे आपने देखना है कि कंपनी के खिलाफ कोई केस हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके अगेंस्ट प्रोविजन बुक करने की जरूरत है या कंटीजेंसी डिस्क्लोज करने की जरूरत है। दैट्स इट फॉर द टोटल डिस्कशन ऑफ आपकी जो प्रोविजन एंड कंटीजेंसी है। समझ आ गई जी बात? कोई इशू तो नहीं है यहां तक? हाँ भाई, अली नाम है? जिया या साहब, समझ आया? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि आपको समझ नहीं आया होगा। आगे समझे? ये बातें पढ़ ली हैं वैसे आपने
बता दो यार मुझे, कोई डिफरेंस है तो शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो। वो बताई तो है मैंने, एक दो को वर्चुअली सर्टेन है, एक प्रोबेबल है, एक पॉसिबल है, और एक रिमोट होता है। रिमोट होता है 5% से कम, ठीक है। आपका पॉसिबल होता है 5% से ज़्यादा, 50% से कम। प्रोबेबल होता है 50% से ज़्यादा, वर्चुअली सर्टेन होता है 95% से ज़्यादा। फर्क है। चलो मैं तो भाई आपको ऑडिट के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ ताकि यही है। चलो ठीक। हाँ, तो अब ये एक्चुअली इस तरह से आप फिर अपना सारा ऑडिट के प्रोसीजर समझ आ गए हैं कि मिनट्स और मीटिंग को रिव्यू कर लो, पिछले साल केसेस से इस साल केसेस की रिकंसिलिएशन बना लो, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो, इंक्वायरीज कर लो, लीगल कंफर्मेशन भेज दो, लीगल के एक्सपेंसेस को ट्रेस कर लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीगल केसेस कर लो। ये सारे प्रोसीजर आपके लीगल कंटीजेंसीज इंप्लीमेंट किए, और फिर रिस्पांस की बेस के ऊपर, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन की बेस के ऊपर आप देख लें कि आपको वहाँ पे प्रवीण बुक करने की जरूरत है या कंटीजेंसी डिस्क्लोज करने की जरूरत है या कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। तो ये फिर आप अकॉर्डिंगली सारे मामला को वहाँ पे देख लेते हैं। समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलें। मिटा दूं इसको। आगे चलते हैं इक्विटी के ऊपर। इक्विटी में शेयर कैपिटल आता है आपका, शेयर प्रीमियम आता है, आपके अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स आते हैं, या आपके अदर रिजर्व्स आते हैं। शेयर कैपिटल में फिर दो टाइप्स होती हैं, ऑथोराइज और पेड अप। शेयर प्रीमियम जो होता है ये आपका होता है उसके ऊपर जो पार वैल्यू से ज्यादा के ऊपर आपने शेयर इशू किए होते हैं। फॉर 10 रुपए का शेयर आपने 12 का इशू किया, 2 रुपए के आपका शेयर प्रीमियम है। अब इसके ऊपर सेक्शन है 83 आई थिंक कंपनीज एक्ट का, वो इसको डील करता है। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट और अदर रिजर्व्स में कोई इतना इशू नहीं है। अब देखें शेयर कैपिटल कहां से वेरीफाई हो सकता है। शेयर कैपिटल को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला सोर्स होता है फॉर्म ए। फॉर्म ए होता है जो एससीपी के साथ फॉर्म फाइलिंग होती है, उसके अंदर आपके डिटेल ऑफ कैपिटल आ रही होती है, मेजर शेयर होल्डर की डिटेल्स आ रही होती हैं, उसमें कंपनी सेक्रेटरी की डिटेल आ रही होती है, बाकी लोगों की डिटेल आ रही होती है कि हमारे कौन कौन से शेयर किस किस के पास किस तरीके से। ठीक है जी। फिर आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑब्लिग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है, वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ना। अब इसके अलावा अगर कोई शेयर कैपिटल में इंक्रीज आ जाए, अगर कोई शेयर कैपिटल में इंक्रीज आ जाए तो उस केस में क्या होता है, एक कंप्लायंस का पूरा प्रोसेस है, पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले देखा जाता है कि क्या वो आपका राइट इशू है, बोनस है, ये दो ही मामला हो सकते हैं। देखे ना, आपने फर्दर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल करना है तो या आप बोनस दे देंगे या आप राइट इशू कर देंगे। अगर आप राइट इशू करेंगे तो उसके लिए क्या, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर एक एजेंडा प्रपोज होता है, एजेंडा प्रपोज करने के बाद उसके एक आप ऑफर इशू करते हैं टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट करेगा तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास वापस आ जाएगी पावर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जब पावर आएगी तो दे हैव द अथॉरिटी टू एलोकेट दो शेयर टू एनीवन, किसी और को भी इशू कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इनिशियली राइट इशू करना है तो राइट इशू आपका एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में होना चाहिए जो प्रोपोर्शन आपकी रेलिवेंट शेयर होल्डर की ऑन द डेट ऑफ क्लोज डेट थी। ये तो बातें पढ़ी है ना आपने। फिर उसके बाद आपने जब राइट ऑफर करना है राइट के, फिर आपने उसको सब्सक्राइब करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर उन्होंने उसकी कंफर्मेशन देनी होती है, उसे बैंक से पैसे आते हैं, बैंक के अंदर ट्रेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप उसके अगेंस्ट अलॉटमेंट करते हैं, अलॉटमेंट के बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट बनती है और आपका शेयर कैपिटल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। कंपनीज एक्ट। मैं कंपनी एक्ट का टीचर नहीं हूं। क्यों नहीं है? ओपन करो अपना जरा सब्जेक्ट ओपन करो, उसके अंदर जाके सेक्शंस देखो, सेक्शन 75 से लेकर 83 तक। ये नहीं पता? क्यों नहीं होनी डिटेल? कैसी बातें कर रहे हो?
सी लॉ में कह रहा हूं, नहीं नहीं, ये बेसिक शुरू वाला सेक्शन है, नहीं है। मैंने इसकी बात ही नहीं की, मैंने राइट इशू की बात की है। राइट इशू नहीं है आपके सिलेबस में, राइट इशू को ठीक अगेन है, मतलब चलो ठीक है, ठीक है, नहीं आप समझ आ गया, बेसिक लेवल समझ आ गई है कि राइट इशू होता है। राइट इशू के लिए जो फॉर एग्जाम्पल आप 5 शेयर होल्डर्स हैं, आपका 20% शेयर, आपके पास 30% है, आपके पास 50% है, तो अब आपको जो राइट इशू होगा आपको 20% ही फर्दर शेयर इशू करेंगे जाएंगे, यानी कि जितना एडिशनल शेयर कैपिटल इंक्रीज करना है उसका 20% आपको मिलेगा, आपको 30% मिलेगा, आपको 50% मिलेगा। ये है एग्जैक्ट प्रोपोर्शन। उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं जुनेद मैंने अपने शेयर सब्सक्राइब नहीं करने, ये लिख देते हैं कि मैं शेयर सब्सक्राइब नहीं करूंगा। अब 50% की पावर किसके पास आ गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं तुम ले लो, इसने कहा या तुम ले लो, आपस में इन दोनों डिसाइड किया कि 25% ये ले लेगा, 25% ये ले लेगा। अब क्या हुआ कि उनके 50% शेयर, 25% आपको मिल गए, 25% आपको मिल गए। अब शेयर मुफ्त तो नहीं मिलेंगे, उनके अगेंस्ट आपने कुछ पेमेंट भी करनी है। वो पेमेंट क्या होगी, आपकी तरफ से कंपनी को पेमेंट होगी, तो वो आपने जो पेमेंट की कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर, तो कंपनी के पास उसके पैसे आ गए। उसके बाद क्या हुआ, हमने आपको शेयर इशू कर दिया। शेयर इशू किया तो शेयर का एक सर्टिफिकेट होता है, वो साथ उसके इशू होता है। उसके बाद सीडीसी का प्रोसेस होता है, लंबे लंबे बाकी काम है, वो आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं है। तो अब अगेन देखें, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रिव्यू कर सकते हैं, हम रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का रिव्यू कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो पैसे हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं, उसके अगेन जो शेयर इशू हैं उनको हम देख सकते हैं कि एग्जैक्ट उसी प्रोपोर्शन में गए हैं या नहीं गए। फिर उसके बाद रिवाइज्ड आपने अपना फॉर्म 3A, एक होता फॉर्म ए और एक होता फॉर्म 3A। फिर रिवाइज फॉर्म 3A जब शेयर होल्डिंग में चेंज आता है तो आपने 3A भी अपना फाइल करना होता है। तो फॉर्म 3A में जब फाइल कर दिया जाता है सीसीपी के साथ, तो उसके बाद वो प्रोसेस आपका क्लोज हो जाता है। तो अब क्या मतलब हुआ कि कंपनी के शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल में इंक्रीज, अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि पेड अप कैपिटल पे क्या प्रोसीजर लगाएंगे, तो कहां से वेरीफाई होता है पेड अप कैपिटल, फॉर्म ए से और मेमोरेंडम और आर्टिकल से। अच्छा, इसके बाद और अगर कोई शेयर कैपिटल में इंक्रीज आया तो उसके ऊपर क्या प्रोसीजर लगाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वो राइट इशू है या बोनस इशू है। फिर देखेंगे कि अगर राइट इशू है तो उसके अगेंस्ट आपने प्रॉपरली लॉ की कंप्लायंसेस की हैं, यानी कि टू शेयर होल्डर उनको जो एलोकेट होने चाहिए थे उनके मुताबिक उसमें दिया या नहीं दिया। फिर उसके बाद उसमें से राइट जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया उनकी पेमेंट जो आई वो हमने बैंक में ट्रेस कर ली। फिर उसके अगेंस्ट उनको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हुआ, यानी उसके अगेंस्ट उनको शेयर इशू है, हम उसका रिव्यू कर लेंगे शेयर इशू है या नहीं हुआ। उसके बाद फाइनली फॉर्म कौन सा फाइल होता है, 3A। 3A में क्या होता है, आपका पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग जब चेंज आता है उसके अंदर, उसकी डिस्कशन आपकी क्लियर होती है। क्लियर होगी बात, तो पेड अप कैपिटल पे कंप्लीट हो गया काम। ऑथराइज्ड कैपिटल होता है मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट कंपनी कैन इशू इन फ्यूचर एज वेल। फॉर एग्जांपल 10 मिलियन का कैपिटल, 5 मिलियन का आपका पेड अप है। पेड अप वो होता है जिसके अगेंस्ट सब्सक्राइबर ने पेमेंट करनी होती है। ऑथराइज वो होता है टोटल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल की फिगर होती है, ये आपकी फॉर्म ए में भी आ रही होती है, मेमोरेंडम आर्टिकल में भी आ रही होती है। बट डिफरेंस क्या होता है, पेड अप के केस में पैसे आ चुके होते हैं, ऑथराइज के पैसे नहीं आए होते। ठीक है, समझ आ गई बात, क्या आपको क्लियर है। ऑथराइज कैपिटल हमेशा पेड अप से ज्यादा होगा। ऑथराइज कैपिटल हमेशा आपका पेड अप कैपिटल से ज्यादा होगा। पेड फॉर एग्जांपल अगर आपका 10 मिलियन का ऑथराइज कैपिटल है और 5 मिलियन का आपका पेड अप है, तो फर्दर कितने शेयर इशू हो सकते हैं, 5 मिलियन के फर्दर इशू हो सकते हैं, इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं हो सकते। दिस इज कॉल्ड द पेड अप कैपिटल एंड ऑथराइज कैपिटल। समझ आ गई बात की। फिर शेयर प्रीमियम आता है। अब इन शेयर्स को अगर मतलब जो शेयर फर्दर इशू किए हमने उसको अगर हम प्रीमियम पे देते हैं, प्रीमियम पे देने का मतलब क्या है कि हमने उसकी पार वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 और हमने जो इशू किए हैं वो किए हैं 12 रुपए पे, तो 2 रुपए क्या आपका प्रीमियम है। अब जो शेयर प्रीमियम है ये अगेन बोर्ड की मिनट्स ऑफ द मीटिंग से रिव्यू वेरीफाई हो सकता है। फिर उसके बाद आपको उसके जो पैसे हैं वहां से बैंक स्टेटमेंट से ट्रेस हो सकते हैं। अब शेयर प्रीमियम का जो इस्तेमाल है वो सेक्शन 83 है मेरा ख्याल है, वो चेक कर लीजिएगा। सेक्शन 83 है जो 81 है, उसके साथ इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। यानी कि वो कहता है कि शेयर प्रीमियम के जो बैलेंस है, जाहिर बात है इक्विटी में आके बैलेंस पार हो जाएगा ना शेयर प्रीमियम का। एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इस केस में आपका बैंक अकाउंट डेबिट 120 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 100 से, शेयर प्रीमियम क्रेडिट 20 से, ये आपकी अकाउंटिंग एंट्री होगी। अब जाहिर बात है शेयर प्रीमियम का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसका इस्तेमाल लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप इसको डिविडेंड पे करने के लिए नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने को बोनस शेयर इशू करने हैं तो शायद उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता हो,
तो सेक्शन 83 जो है ये 80 है, मैं अभी कंफर्म मेरे पास रेफरेंस नहीं है, तो जो इसका इस्तेमाल है वो इसके रेलिवेंट सेक्शन के मुताबिक हो सकता है, तो हम वो देख लेंगे कि उस रेलिवेंट सेक्शन के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया। अब इसके अंदर जो मूवमेंट है वो देख लेंगे कि जो इसके अंदर एडिशन हुआ है या इसके अंदर जो यूटिलाइजेशन हुई है, जाहिर बात है शेयर प्रीमियम के अंदर क्या आया होगा, शेयर प्रीमियम के अंदर कुछ प्लस हुआ होगा, कुछ माइनस होगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस बना होगा। अब प्लस क्या होगा कि फर्दर इशू किया आपने, और माइनस क्या होगा यूटिलाइजेशन। फर्दर इशू अगर होगा तो आपने उसके साथ लिंक कर देना है, यूटिलाइजेशन होगी तो उस पर आपने क्या चेक करना है कि लॉ की कंप्लायंस के मुताबिक उसको यूटिलाइज किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है जी। फिर आगे आपके अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स होते हैं। अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स और जनरल रिजर्व्स के अंदर एक मूवमेंट बनती है। मूवमेंट क्या होती है, ओपनिंग बैलेंस इतना है, जो आपका डिविडेंड है किस में से पे हो सकता है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट में से पे हो सकता है। डिविडेंड कहां से पे हो सकता है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग में से आप उसको पे कर सकते हैं। अब डिविडेंड अगर आ जाता है, अगर पेपर में सवाल आता है डिविडेंड के क्या प्रोसीजर होंगे, तो लॉ कंप्लायंस आपको समझ में होनी चाहिए। डिविडेंड जो होता है वो आपकी रिटेन अर्निंग में से पे होना चाहिए, बाकी किसी और फंड में से पे नहीं होना चाहिए। डिविडेंड प्रॉपर्ली आपका बोर्ड से अप्रूव होना चाहिए, बोर्ड के अप्रूवल के बाद उसके ऊपर शेयर होल्डर की अप्रूवल होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जितने दिन में आपने डिविडेंड वारंट्स उनके अकाउंट के अंदर जमा कराने होते हैं। 45 डेज होते हैं या 30 डेज, 10 डेज में आपने उसके अगेंस्ट उसको जमा, तो हम ये चेक कर लेंगे उसमें जमा हुआ या नहीं हुआ। फिर जो डिविडेंड की पेमेंट हुई है उसको हम बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस कर लेंगे। फिर जो डिविडेंड अनाउंस हुआ था उसकी एंटाइटलमेंट चेक कर लेंगे कि जिसके पास जितने शेयर थे उसके साथ उसको अकॉर्डिंगली उसमें जमा कराया, उसके मुताबिक उसकी कैलकुलेशन हुई है या नहीं हुई। फिर डिविडेंड के ऊपर ज़कात की डिडक्शन होती है, तो कोई ज़कात डिडक्ट हुई है या नहीं हुई। टैक्सेशन की डिडक्शन होती है, तो टैक्सेशन की डिडक्शन हुई है या नहीं हुई। ये सारे काम हम क्या कर लेंगे, आपने चेक कर लेंगे। समझ आ गई बात की, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो इक्विटी के प्रोसीजर सिंपल है, मैं भी ओपन करूंगा तो उसमें दिखा दूंगा। तीसरे आखिरी इसके अंदर है गया आपका ओवरबर्डन तो नहीं हो रहा ना, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस करें या पढ़ा दूं, बस कर देते हैं। मैं अभी आपको सब मार्क करा देता हूं जो पढ़ा। अभी हम 2 एरियाज पढ़ लिए जी, इक्विटी के प्रोसीजर्स डिस्कस कर लिए हैं, उसको रीडिंग कर लेते हैं, और प्रोविजन कंटीजेंसीज को डिस्कस कर लिए। कल इंशाल्लाह फिर हम बाकी रिमेनिंग एरिया कर लेंगे। चले, वो चाबी का पूछा आपने, मेरा ख्याल कर रहेगी इधर, क्यों मेरी गाड़ी में नहीं पड़ी हुई। यार ये बड़ा मसला है इनका, क्या जी, जी provision and contingency substantive procedures. The auditor need to satisfy that the client has correctly distinguished between provisions including financial statement, contingent liability not included in financial statement, and item that should not even be disclosed. यानी कि या provision book होगी, contingency disclose होगी, या disclose भी नहीं होगी. Similarly, it may be necessary to assess the whether an item is an actual asset, like मतलब actual asset है या contingent asset है। contingent asset होगा तो कब रिकॉर्ड होगा, जब वर्चुअली सर्टेन हो जाएगा। तो ये अगेन सारी अकाउंटिंग की डिस्कशन हम डिस्कशन कर चुके हैं जी। सबसे पहले आता है प्रोविजन के प्रोसीजर। कहता है ऑब्टेन लिस्ट ऑफ प्रोविजन दैट क्लाइंट हैज इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिस्ट ऑफ प्रोविजन से मुराद क्या है, टोटल आपके प्रोविजन की अमाउंट और उसके अगेंस्ट कितने केसेस हैं, उसकी डिटेल क्या है वो आप ले लें। Obtain understanding of the management process to record provision and ensure that it is in consistent with the IAS 37 requirement। तो provision की रिक्वायरमेंट मुताबिक रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। फॉर ईच आइटम इन द लिस्टिंग, ये लिस्टिंग की क्या बात हो रही है, लीगल केसेस की लिस्ट की बात हो रही है। कंफर्म दैट अकाउंटिंग प्रोविजन ऑफ IAS 37 हैव बीन कंप्लाइड विद, कि जो IAS 37 के मुताबिक उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, हुई है या नहीं हुई। और डज द आइटम मीट द डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन, और क्या वो स्पेसिफिक केस प्रोविजन की डेफिनेशन को मीट करता भी है या नहीं करता।
रिव्यू द चेंज इन प्रीमियम फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल पीरियड, फॉर एग्जांपल के कोई एडिशन हुआ है या डिलीशन हुआ है तो आप चेक करें कि प्रीमियम के अंदर चेंज आया वो किस वजह से चेंज आया, क्या केस कंपनी के अगेंस्ट फेवर डिसाइड हुए हैं या फेवर में डिसाइड हुए हैं। तो ओपनिंग बैलेंस एडिशन माइनस रिवर्सल आर पेमेंट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। Review the measurement of the closing balance for each premium and discuss these with management if appropriate. Consider it might be appropriate to take expert advice on the existence of the measure of the premium. जाहिर बात है जब क्लोजिंग आपके केसेस होंगे उसके ऊपर आपने देखना है कि वो सारे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड हैं, उसकी प्रीमियम प्रॉपर्ली बुक्स में रिकॉर्डेड है या नहीं है, वो सारे मामला आपने वहाँ पे देखने हैं उसके। रिव्यू द लिस्ट ऑफ पॉसिबल ओमिशन, लिस्ट के अंदर हो सकता है कि मैनेजमेंट जानबूझ के कुछ चीज़ें इग्नोर कर दे। अब आपको पूरा प्रोसीजर पता है कि वो कैसे आपने इसको इंश्योर करना है कि कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करनी है। कंपेयर प्रीमियम फॉर द करंट ईयर विद लास्ट ईयर प्रीमियम इन विच ईयर्स एंड इन्वेस्टिगेट एनी मेजर डिफरेंस और ओमिशंस। आप कंपैरिजन कर लें, वेरियस एनालिसिस कर लें और देख लें कुछ मेजर चेंज है या नहीं है। इंश्योर अजम्पशंस आर रीजनेबल एंड परफॉर्म सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर। तो ये बड़े सिंपल प्रोसीजर है। अगर जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया अगर आप वो लॉजिकल्स को समझ लेंगे ना तो बहुत आपको आसानी पैदा हो जाएगी उसमें। फिर आ गया जी कंटीजेंसीज एंड लीगल प्रीमियंस। The audit approach to gather evidence on contingencies may be as follows. Ascertain the approach taken by the client management to identify the contingencies. Management का क्या प्रोसेस है, कैसे वो contingencies को आइडेंटिफाई करते हैं। Review the minutes of the board meeting को रिव्यू कर ले। Review the client correspondence with the lawyer and invoices from the legal services. ये वही बात है कि आप लीगल रजिस्टर को जाके या लीगल एक्सपेंस के GL को जाके आप रिव्यू कर लें और उसमें देख लें वो मामला ठीक है या नहीं है। Consider direct confirmation from the lawyer, matter handled on behalf of the entity under the audit, उसको देख लें आप। और कंसीडर वेदर एक्सपर्ट एडवाइस में भी रिक्वायर्ड फॉर आउटसाइड सोर्स अदर देन लायर। तो आप देख लें क्या आप किसी और से भी ओपिनियन लेने की जरूरत है या नहीं है। ये खत्म हो गया। लेकिन अगर लॉजिकल सीक्वेंस मुताबिक चलेंगे तो मेरे वाले प्रोसीजर थोड़े आपको बेहतर नजर आएंगे। प्रोविजन के अंदर आपकी आईसेट 7 में 2-3 रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकती हैं। फिर उसके बाद आपकी जो इफ्रिक वन है आपके सिलेबस में, वो जो प्रीवियन फॉर डिसमेंटलिंग, वो उसकी प्रीवियन भी आ सकती हैं। उसके अंदर जम्पशन भी होती हैं, उसके अंदर डाटा भी होता है। तो वो प्रीवियन लीगल प्रीवियन से हट के होती हैं। लीगल प्रीवियन के अब वो जो प्रीवियन उसके अंदर आपको क्या देखना है कि रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जो प्रीवियन क्रिएट हुई हैं वो हुई हैं या नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रीवियन फॉर डिसमेंटलिंग है तो फ्यूचर आपने जब उसको डिसमेंटल करना है तो उसको कितनी पेमेंट आप करनी पड़ेगी, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंट रेट कैसे यूज हुआ, डिस्काउंट रेट की जो मेजरमेंट है वो ठीक है या नहीं है, वो पेमेंट जो सर्टेन की गई है वो एक्चुअली इतनी होंगी भी या नहीं होंगी, उनको जो प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड किया गया है और डिफरेंस को क्या किया गया है, एसेट के अंदर डेबिट करना था क्रेडिट करना था वो ठीक तरीके से किया गया या नहीं किया गया। अब ये स्पेसिफिक प्रोसीजर हो जाएंगे आपको उस एरिया के ऊपर। लेकिन बेस क्या है यही। लेकिन अब प्रीमियम में कोई अमेंडमेंट हुई होगी ना, फॉर ओपनिंग प्रीमियम 100 रुपए की है, 20 रुपए की फर्दर प्रीमियम रिकॉर्ड होगी, 10 रुपए की प्रीमियम रिवर्स हो गई और क्लोजिंग बन गया आपका 70 रुपए, तो आप 80 रुपए। तो आप सवाल करेंगे भाई कैसे ये जो एडिशन हुआ है क्या ये नई प्रीमियम्स हैं, नई प्रीमियम है तो क्या इफ्रिक 1 की रिक्वायरमेंट फॉलो की गई है नहीं की गई। अगर 10 रुपए की रिवर्सल हुई है तो क्या रिवर्सल हो रही का मतलब क्या है कि कहीं आपने उसको गलत तरीके से रिवर्स तो नहीं कर दिया, या कोई एसेट मैच्योर हो गया था मैंने उसकी जो प्रीमियम बचती थी वो रिवर्स कर दी, तो क्या ऐसा होगा काम जिसकी वजह से आपने उसको रिवर्स किया है। तो क्लोजिंग के ऊपर जो प्रीमियम पड़ी है मेरे पास वो कंप्लीट है या नहीं है, उसमें सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया। अब जो इसके assumptions हैं वो क्या है, डिस्काउंट रेट है और पेमेंट्स हैं। डिस्काउंट रेट वैक हो सकता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकती है, ये कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो सकती है। तो आपने वो प्रॉपर्ली मेजर की गई है या नहीं की गई, तो ये आपके प्रोसीजर उसके ऊपर आपके लग सकते हैं। नॉन का लायबिलिटी कल करेंगे। अब इक्विटी के ऊपर आ जाए जी। पहले आगे जी सब्सटेंटिव प्रोसीजर शेयर कैपिटल। Where local law requires the companies should have authorized share capital, the auditor should check the total authorized capital in draft financial statement is consistent with the company constitution। यानी कि जो authorized capital है कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर आ रहा है। The auditor should check the nominal value of the shares issued during the year by reading the supporting document and should ensure term of issue were properly complied with। ये बात राइट इशू है या बोनस इशू है तो वो आपको प्रॉपरली होना चाहिए। If new share were issued during the year, check the cash received from them has been properly recorded in the main ledger। तो जो अगर आपने नए शेयर चुके हैं उसके जो कैश है ये आपके बुक्स में रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई। चेक द अमाउंट रिपोर्टेड एज इशूड कैपिटल एग्री विद द अमाउंट रिपोर्टेड इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो जो आपके फाइनेंशियल में फिगर्स आ रही हैं उसको शेयर होल्डर के रजिस्टर के साथ जाके भी कंपेयर कर लें। तो ये आपके फॉर्म यानी शेयर कैपिटल के प्रोसीजर है। तो इसमें फॉर्म ए वाला प्रोसीजर आप एडिशन ऐड कर सकते हैं, फॉर्म ए के प्रोसीजर। फिर राइट शेयर के ऊपर आपको कुछ मैंने चीज़ें बताई हैं, बोनस शेयर के रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, मूवमेंट के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, तो वो आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। फॉर्म पहले फॉर्म ए होता है फिर फॉर्म 3A होता है।
3 होता है जब पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग में चेंज आता है। फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिजर्व्स हैं जी। रिजर्व्स में क्या है जी, इसमें आपके सारे रिजर्व्स आ जाते हैं। ऑब्टेन एनालिसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ऑल रिजर्व ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि कोई कैपिटल रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, आपके इवन अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स हैं, कुछ भी है, सब कुछ रिजर्व्स में जाता है ना। रिजर्व्स की 2 टाइप बनती हैं, कैपिटल रिजर्व्स और रेवेन्यू रिजर्व्स की। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू रिजर्व्स में क्या आता है आपका अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, कैपिटल में क्या आता है आपका कोई आपके आपने फंड क्रिएट किया हुआ है या आपके इवन शेयर प्रीमियम वगैरह हैं, वो भी सारे आपके कैपिटल रिजर्व्स के अंदर चले जाते हैं। तो कहते हैं ऑब्टेन एनालिसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल रिजर्व ड्यूरिंग द पीरियड, ये इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी की बात कर रहा है। उसमें मूवमेंट आ रही होती है ना, ओपनिंग बैलेंस इतना है, इतना एडिशन हुआ, इतना आपका रिवर्सल हुआ, इतना डिविडेंड पे किया और ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो पूरी मूवमेंट उसमें आ रही होती है। तो कहता है ऑब्टेन मूवमेंट, और मूवमेंट के बाद क्या कहता है और चेक द एक्यूरेसी ऑफ द मूवमेंट। फिर आप एक्यूरेसी ऑफ द मूवमेंट इनके ओपनिंग में एडिशन ऐड करें, डिविडेंड माइनस करें, अदर ट्रांसफर माइनस करें, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरा बनना चाहिए। तो उसकी एक्यूरेसी चेक करें बाय चेकिंग द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई डिविडेंड दिया तो डिविडेंड के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई होना चाहिए। इंश्योर दैट एनी स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू रिजर्व्स हैज बीन कंप्लाइड विद। अब ये किसकी बात हो रही है, शेयर प्रीमियम की बात हो रही है। शेयर प्रीमियम के ऊपर कुछ उसके रिजर्व को यूटिलाइज करने के तरीकार मौजूद हैं, वो कहता है उसको आप चेक कर लें कि वो प्रॉपर्ली फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। कंफर्म दैट डिविडेंड्स हैव बीन डायरेक्टेड ओनली फ्रॉम दोज रिजर्व दैट आर लीगली डिस्ट्रीब्यूटेबल। तो जो आपके डिविडेंड्स हैं वो सिर्फ आपके रेवेन्यू रिजर्व्स में या रिटेन अर्निंग में से ही आप माइनस कर सकते हैं। चेक द ऑथराइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड, जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड है उसकी ऑथराइजेशन को चेक कर ले। चेक द डिविडेंड कैलकुलेशन, चेक द टोटल डिविडेंड पेड आर कंसिस्टेंट विद अमाउंट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल एट द रेलेवेंट डेट। तो जो डिविडेंड दिया गया है वो उस प्रोपोर्शन में दिया गया है जिस प्रोपोर्शन में लोगों के पास शेयर होल्डिंग थी, और जब डिविडेंड पे किया गया तो बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस हो सकता है। फिर उसके ऊपर ज़कात डिडक्ट होनी चाहिए, आपका टैक्स डिडक्ट होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर आपके इसके अंदर मौजूद है। तो सिंपल 2 प्रोसीजर हैं, मूवमेंट बनाएं, मूवमेंट की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट कर लें, एडिशन हुई है तो एडिशन की जाके वेरिफिकेशन कर लें, अगर उसमें से कोई पेमेंट्स हुई हैं पेमेंट को जाके वेरीफाई कर लें। लाइक डिविडेंड केस में डिविडेंड की ऑथराइजेशन, डिविडेंड के अप्रूवल, नंबर ऑफ शेयर की बेस के ऊपर कैलकुलेशन, पेमेंट बैंक स्टेटमेंट के अंदर पेमेंट के टाइम पे उसकी जो है वो टैक्स की रिडक्शन और ज़कात की रिडक्शन, ये सारे प्रोसीजर आपके इसके साथ लिंक हो सकते हैं। असल में क्लब करके बनाया हुआ है, मेरे मुताबिक ये ऐसे प्रोसीजर बनते नहीं है, यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोसीजर बनेंगे। फॉर एग्जांपल के डिविडेंड के ऊपर ऑडिट के प्रोसीजर क्या होंगे, फिर आएगा शेयर प्रीमियम पे ऑडिट के प्रोसीजर क्या होंगे, राइट इशू के ऊपर ऑडिट के प्रोसीजर क्या होंगे, बोनस शेयर पे ऑडिट के प्रोसीजर क्या होंगे। लेकिन अगेन हमारा कंपनी लॉ का पेपर नहीं है, तो इसलिए शायद जिस तरह से टेस्टिंग आपकी यहाँ पे ना हो। आगे ऑडिट ऑफ द स्टैट्यूटरी बुक्स है, लाइक उसमें जो मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग होती हैं, शेयर होल्डर के रजिस्टर्स होते हैं, फॉर्म ए, फॉर्म 29 और ये चीज़ें होती हैं। ऑडिटर इन सारों को क्या करता है, रिव्यू करता है। एक दफ़ा इनको पढ़ लीजिएगा, ना समझ आया तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो कल जो है वो लॉन्ग टर्म लोन करेंगे, और साथ इंशाल्लाह हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं उनको भी इंशाल्लाह करके हम कल क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। कोई सवालात, कोई इशू, कोई कंसर्न, कोई चीज़ डिस्कस करने वाली है तो बता दें। कोई चीज़ नहीं है जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं, क्लोज। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।